हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं जिन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। चाहे आप आरएएस की बात करो, मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करो, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे आप फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन राजस्थान में कर रहे हो विद इंग्लिश मीडियम, तो कंटेंट की शॉर्टेज हर कहीं पे है। तो उस शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो डिमांड आ रही है, जो रिक्वेस्ट आ रही है लगातार कि सर राजस्थान का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सिस्टम के ऊपर भी आप वीडियो बनाओ, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज ये जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम गवर्नर के बारे में पूरा डिटेल में जान लेंगे कि राजस्थान के गवर्नर का क्या स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में देखेंगे और राजस्थान को लेकर ये कुछ फैक्ट्स भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, गार्गी क्लासेस पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। बाकी नोट्स भी आप परचेज कर सकते हो, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, और अगर आप गार्गी क्लासेस को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आपके कंट्रीब्यूशन को हमेशा हम वेलकम कहेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दे दिया है उन लोगों को हम थैंक यू कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में हमारे पास में क्या है। फर्स्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे गवर्नर। देखो, पॉलिटिकल पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो स्टेट्स में भी वो ही पॉलिटिकल पैटर्न हमने अडॉप्ट किया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, और वो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जिसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कार्यपालिका होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जिसमें आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करो मेनली तो वहाँ पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, ये मिलकर के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को फॉर्म करते हैं। तो वहीं आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और साथ में एडवोकेट जनरल, ये सब मिलकर के स्टेट एग्जीक्यूटिव बनते हैं। तो यहां पर पॉइंट किया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इलेक्टेड हाउस होता है, चाहे वो लोकसभा की बात करो या फिर विधानसभा की बात करो, मतलब लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात क्या निकल के आ रही है पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब कि एग्जीक्यूटिव्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे, उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जब कभी भी कोई एक्शन लेंगे, कहाँ पर जाकर के, उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की थीम होती है, और यही थीम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंटर में चल रही है, और यही थीम स्टेट्स में भी अडॉप्ट की गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगर गवर्नर के बारे में हम देखें तो उसमें हमें पहले स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जानना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में मेंशन कर रखा है, आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167। ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स की अगर बात करें तो उनमें गवर्नर आर्टिकल 153, चीफ मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल, ये सब मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात की कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो सेंटर में हमने अडॉप्ट कर रखा है वही स्टेट में है, तो सेंटर में तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, बट स्टेट्स में कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आगे बात करें, गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में एक नॉमिनल प्रेसिडेंट, नॉमिनल हेड की तरह काम करेगा। मतलब गवर्नर इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बट नॉमिनल, जैसे कि प्रेसिडेंट, क्योंकि सरकार हमारे यहाँ पर है कौन सी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को दूसरे नाम से बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर जो मेन जो काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और ऐसे ही स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट वही बात, गवर्नर को हमने यहाँ पर एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पे अपॉइंट किया हुआ है, एक पोस्ट दे रखी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बेसिस पे है। तो गवर्नर काम कब करता है, जब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर एडवाइस करती है, एड करती है, तब जाके गवर्नर काम करते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गए, नॉमिनल, सिर्फ नाम के ये हेड हैं, बाकी सारा काम कौन करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर। ये ध्यान रखना आप। अगर आप देखोगे तो गवर्नर के एक रोल तो हो गया ये हेड ऑफ द स्टेट का, दूसरा एक और रोल होता है। आप देखोगे कि
गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपॉइंट करने वाले इंडिविजुअल का नाम क्या है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन करेगा? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखोगे गवर्नर एक तरीके से एजेंट की तरह काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आप ध्यान रखना, ये ड्यूअल रोल हो चुके हैं गवर्नर के, तो कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, फिर बात आ जाती है कि जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, तब आप देखोगे कि एक गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाने की बात एक्सेप्ट हो गई थी कि हाँ, एक गवर्नर है वो राजस्थान के साथ में गुजरात का भी गवर्नर बन सकता है, राजस्थान के साथ में गुजरात, मध्य प्रदेश, इनके भी बन सकता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट का भी अगर एक इंडिविजुअल को गवर्नर अपॉइंट किया, गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाए, तो वो काम कर सकता है बिना कोई प्रॉब्लम के। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बेसिस पे ऐड कर दिया गया था। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट, देखो अपॉइंटमेंट का मतलब क्या हो गया? कोई इलेक्शन नहीं होगा, ना कोई डायरेक्ट इलेक्शन होगा जिसमें एक आम आदमी या फिर जो 18 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं इंडियन सिटीजन से वोट कर सके, वोट नहीं होते हैं। ना इनडायरेक्ट इलेक्शन है जैसे कि प्रेसिडेंट के होते हैं। यहाँ पर गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, और ये मॉडल है कैनेडियन मॉडल। ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से, ये आप ध्यान रखना। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को, और अपॉइंटमेंट जब किया जाएगा ना गवर्नर का, तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। समझ गए? तो इस तरीके से हमने ड्यूअल रोल में देखा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी है, बस यहां से क्लियर हो गया। तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहता है तब तक एक गवर्नर लगातार काम करता रहता है। वो बात अलग है कि अब एक फिक्स टेन्योर भी है, वो हम देखेंगे, बट प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को हटा भी सकते हैं। अब प्रेसिडेंट तो क्या चाहेंगे? चाहेगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये प्रोविजन है आर्टिकल 155 के अंडर में। अब बात कर लेते हैं गवर्नर के तौर पे अपॉइंट होने वाले इंडिविजुअल की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2, उसकी एज 35 साल या 35 साल से ज़्यादा हो। ये आर्टिकल मेंशन, ये चीज़ मेंशन की हुई आर्टिकल 157 में। अब आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी जाए कि गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट होता है ना, तो प्रेसिडेंट दो चीज़ों का ध्यान रखता है। पहली चीज़ तो ये कन्वेंशन है, मतलब एक परंपरा चलती हुई आ रही है। पहली तो ये कि जिस इंडिविजुअल को आप अपॉइंट कर रहे हो एक गवर्नर की तरह, उस स्टेट का वो रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, वो स्टेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। एक तो देखो कंडीशन ये होती है। नंबर 2, जब भी प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे तो जिस भी स्टेट में वो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करेंगे कि भाई हम इस बंदे को गवर्नर के तौर पे आपके यहाँ पर भेज रहे हैं, आपको ये एक्सेप्टेड है कि नहीं। तो ये दो प्रोविजंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कन्वेंशन बेस्ड है कि हाँ, ये दो चीज़ें तो जब भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो ये चीज़ें तो देखी ही जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। इसमें वजह क्या होती है? पहली तो ये कि अगर उसी स्टेट का ये इंडिविजुअल होगा ना, तो फिर वहाँ पे सीएम भी उसी स्टेट का, गवर्नर भी उसी स्टेट का, तो फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर पाएगी? या फिर अगर वहाँ पर स्टेट में कोई सेसेशनिस्ट टेंडेंसी आ गई कि हमें तो सेपरेट कंट्री बनाना है, तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन इन्फॉर्म करेगा कि भाई यहाँ पर तो ये दाल पक रही है? समझ गए? तो एक तो ये है। तो एक तो हो गया कौन सा? प्रिवेंटिव अप्रोच हो गई। दूसरी, अगर अपॉइंटमेंट किसी गवर्नर की पोस्ट पे किसी ऐसे इंडिविजुअल की हो जाए जिसकी उस स्टेट के सीएम के साथ बनती ही ना हो, समझ गए? तो फिर वो कानून कैसे बनाएंगे, कैसे स्टेट को चला पाएंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में? तो ये दोनों चीज़ें इसीलिए देखी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बात आ जाती है कि गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन क्या होगी। देखो, पहली बात तो ये होती है कि भाई जिसको भी आप गवर्नर बनाना चाह रहे हो ना, उस स्टेट से या उस उस इंडिविजुअल की ना तो वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब ना तो वो राज्यसभा का मेंबर हो, ना लोकसभा का, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। वो एक इंडिविजुअल बिल्कुल फ्री होना चाहिए इन सारी परिस्थितियों से। दूसरा, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंटेड ना हो, मतलब किसी भी तरीके से सरकारी खजाने से वो पैसा ना निकाल रहा हो, या इसका मतलब आप समझ सकते हो वो सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो
अमॉल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, या फिर जो भी प्रिविलेजेस दी जाती है गवर्नर को, वो डिटरमाइन कौन करेगा? वो डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। ये आप जरूर ध्यान रखना, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है अलाउंसेज, अमॉल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस को, क्योंकि अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये डिटर्मिनेशन भी जो है, उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करने वाली है। इसके अलावा ये चीज़ हमने देख ही ली है कि जब एक पर्सन को हम गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, तो आप देखोगे जो अमॉल्यूमेंट्स हैं या जो भी ये अलाउंसेस मिलने वाले हैं, वो उन स्टेट्स के साथ स्टेट्स को शेयर करने पड़ेंगे, और वो शेयरिंग डिटरमाइन की जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। ये आप ध्यान रखना। और अभी करंटली आप देखोगे गवर्नर की इनकम कितनी है? 1.1 लाख पर मंथ। ठीक है, ये 2008 के बाद में, और ये चीज़ें अब चेंज होती रहती हैं, और चेंज कौन करेगा? पार्लियामेंट। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक प्रॉपर वे में बिल आता है, फिर उसके बाद में फिर आप देखोगे जब एक गवर्नर ऑफिस में एंटर हो जाता है तो लीगल लाइबिलिटीज से फ्री हो जाता है। मान लो कोई भी ऑफिशियल एक्ट करना पड़ रहा है गवर्नर को, ठीक है, मतलब गवर्नर काम कब करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय सीएम। ये जब गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि भाई हमें ये काम करना है, हमने ये कानून तो पारित करवा लिया है स्टेट लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राजस्थान की अगर बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बोले ये पारित करवा लिया, अब आप इस पर साइन करो। अब मान लो साइन करने के बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए उस कानून के तहत, तो कोई भी गवर्नर को लीगली लायबल नहीं बना सकता कि भाई गवर्नर के अगेंस्ट में कुछ केस चल जाए कोर्ट में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपने ऑफिस की काम में बिल्कुल इम्यून रहेंगे जुडिशरी से, ये ध्यान रखना आप। दूसरा, इनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती जब तक ये ऑफिस में है वो इंडिविजुअल। जिसका मैं एग्जांपल बताता हूँ कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, उस टाइम पे कल्याण सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे, राइट। और वो ही कल्याण सिंह फिर बाद में, अभी तो चलो कलराज मिश्र जी हैं, उनसे पहले कल्याण सिंह जी हुआ करते थे राजस्थान के गवर्नर। तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चली थी। उसकी वजह क्या थी? ये इम्यूनिटी। इसके अलावा उनको जब गवर्नर स्टेट के, मतलब जो इंडिविजुअल जब गवर्नर की पोस्ट पे होता है, तो ना तो उनको कोई अरेस्ट करेगा, ना उनको कोई जेल में डाल सकेगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि कितना ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है गवर्नर को। तो क्रिमिनल में तो चलो पूरी इम्यूनिटी है। अब बात करें सिविल प्रोसीडिंग्स की। अगर किसी गवर्नर की पोस्ट अपॉइंटेड इंडिविजुअल के अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग्स अगर चलानी हो, सिविल केस अगर चलाना हो, तो उनको 2 महीने पहले एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस के जब 2 महीने खत्म होंगे तब जाकर के फिर ये प्रोसीडिंग्स शुरू होगी। तो क्रिमिनल केसेस में तो 100% इम्यूनिटी दे रखी है कि जब तक वो गवर्नर की पोस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। और सिविल में क्या है? 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा आर्टिकल 159 में गवर्नर के ऑफिस में जब भी कोई इंडिविजुअल एंटर होता है तो उनको ओथ लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। और वो शपथ कौन दिलाता है? उस कंसर्न स्टेट के, या फिर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलाएंगे। और ये चीज़ मेंशन कहाँ पर है? आर्टिकल 159 में। अब मान लो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान अगर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में चीफ जस्टिस अपने जगह पे किसी भी एक सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई आप गवर्नर को शपथ दिलाओ। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात आ जाती है कि क्या टर्म ऑफ ऑफिस रहेगी। देखो, वैसे तो 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। जब एक बार एंट्री डेट से, जिस दिन एंटर हो जाते हैं ना कि हाँ भाई ऑफिस की शपथ ले ली, फिर उसके बाद में, तो उसके बाद में वो 5 साल तक अपने ऑफिस में रहते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे। प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? प्रेसिडेंट तब तक काम, प्रेसिडेंट किसकी बेसिस पे काम कर रहे हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है तब तक वो एक गवर्नर की तरह उस पोस्ट पे रहेंगे। समझ गए? साथ में अगर गवर्नर को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है, तो प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करते हुए एक लेटर रख सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, गवर्नर के रिमूवल के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने अगर अपॉइंट किया है किसी गवर्नर को, तो प्रेसिडेंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। रीअपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो एक गवर्नर को रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है, उनको दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी स्टेट का गवर्नर या उसी भी स्टेट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
इसके अलावा आप देखोगे एक गवर्नर जो है नॉर्मली तो 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, बट मान लो कि नेक्स्ट गवर्नर जिनको अपॉइंट किया गया है वो ऑफिस में नहीं आ पाए हैं, तो वो गवर्नर की पोस्ट पे लगातार बने रहेंगे जब तक कि नया कोई बंदा गवर्नर के ऑफिस को अज्यूम नहीं कर लेता। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नर का ऑफिस में वैकेंसी नहीं रह सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर नया कोई अपॉइंट हो गया पर वो आ नहीं पा रहे हैं और इनका 5 साल ऑलरेडी जो चल रहे हैं, उनका एग्जिस्टिंग गवर्नर का 5 साल टेन्योर हो चुका है, तो वो तब तक गवर्नर बने रहेंगे जब तक कि नए जो गवर्नर है वो ऑफिस में नहीं आ जाते। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो गवर्नर की तरह काम करेंगे अगर आप देखो गवर्नर की डेथ हो जाती है तो। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के हाथों में क्या पावर्स होती हैं, क्या उनके हाथों में फंक्शन है और क्या गवर्नर की लिमिटेशंस हैं। देखो, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स की अगर बात करें तो वो पावर केवल प्रेसिडेंट के पास में है, गवर्नर के पास में नहीं होती है। डिप्लोमेटिक का मतलब आप इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हो, मिलिट्री का मतलब आप तीनों जो आप आर्म्स की बात करो, एयर फोर्स हो गई, मिलिट्री हो गई, या फिर आप बात करोगे नेवी की, ये गवर्नर के हाथों में नहीं होता है। यहां पर गवर्नर के हाथ में कुछ नहीं है। और इमरजेंसी पावर्स की बात करो, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इनके अंडर में केवल और केवल किसके हाथ में पावर रहती है? प्रेसिडेंट के। तो ये लिमिटेशन आप ध्यान रखना। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। देखो, आर्टिकल 154 में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स बताई हुई हैं गवर्नर की, सरकार के साथ में मिलकर काम करना। ठीक है, सरकार के तौर पे। अब आप देखो, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे स्टेट में, वो गवर्नर के नाम पर ही लिए जाएंगे। जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी, ये ध्यान रखना। आप देखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर ही अपॉइंट करेगा। इवन एडवोकेट जनरल जो कि स्टेट गवर्नमेंट का वकील होता है, उसको भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। इवन उनकी जो सैलरीज है, रेम्यूनरेशन है, वो भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन की जाती है तो गवर्नर के द्वारा। किसकी? एडवोकेट जनरल की बात कर रहा हूं मैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो देखो एमएलएज होते हैं, एमएलएज पहले बनते हैं, फिर उसके बाद में ये बनते हैं, है ना। तो उसके बाद में आप देखोगे कंडीशन ये है कि अभी अपन एडवोकेट जनरल की बात करें। इसके अलावा गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव पावर के तौर पे जब अपनी खुद की पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, या आरपीएससी जो है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। जितनी भी राजस्थान स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को भी यही अपॉइंट करते हैं। चांसलर तो खुद हो ही जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नहीं होते हैं, ध्यान रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर्स को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। यहां पर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेनी हो या सीएम से लेनी हो तो गवर्नर उनको बोल सकते हैं। सीएम यहां पर एक लिंक की तरह काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी अगर प्लान कर रही है तो उसके बारे में सीएम को बोल करके गवर्नर अपनी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आर्टिकल 356 के अंडर में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगवाने की नौबत आ गई तो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 365 के अंडर में एक रिपोर्ट भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन कौन देगा? गवर्नर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उस केस में गवर्नर आर्टिकल 365 के अंडर में स्टेट के बेसिस, स्टेट के हेड होने के नाते पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो आप यहां पर इमरजेंसी लगा दो। तो फिर प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंडर इमरजेंसी लगाएंगे? आर्टिकल 356 के अंडर में। ये ध्यान रखना आप। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में।
लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो आर्टिकल 174 में ये मेंशन किया हुआ है। देखो, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई सेशन बुलाना हो, समन करना हो, कोई भी सिटिंग बुलानी हो या सेशन को खत्म करना हो, जिसको प्रोरोग भी बोलते हैं, वो करना हो तो ये करेगा कौन? गवर्नर। इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको अगर डिसॉल्व भी करना पड़े तो डिसॉल्व कौन करेगा? सिर्फ गवर्नर। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना? वर्ड पे एक एक ध्यान रखना, समन करना, प्रोरोग करना, डिसॉल्व करना, ये तीनों वर्ड्स, राइट? इसके अलावा जब भी स्टेट लेजिस्लेचर का पहला सेशन होगा इलेक्शन के बाद में, नॉर्मली जैसे इलेक्शन होते हैं ना चीफ मिनिस्टर के, एमएलए के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उसके बाद में जो फर्स्ट एड्रेस होगा वो गवर्नर करते हैं हर एक जनरल इलेक्शन के बाद में। इवन हर साल, जैसे अभी आप देख रहे हो, आज डेट हो गई 31 जनवरी 2021। अब फर्स्ट सेशन जो आएगा वो बजट सेशन होता है, और उस बजट सेशन की जब फर्स्ट मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग को एड्रेस कौन करेगा? राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स में देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। किस बेसिस पे? कि वो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स में जिन्होंने एक्सपर्टाइज गेन कर रखी है। ये ध्यान रखें आप कि नॉमिनेशन का काम भी करते हैं गवर्नर 1/6 मेंबर्स को। इसके अलावा आगे देखें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें एमएलएस बैठते हैं, वहां पर अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके माता या पिता दोनों में से, या दादा या दादी दोनों में से कोई एक इंग्लिश था और दूसरा इंडिविजुअल इंडियन था और वो लोग इंडिया में ही सेटल हो गए, ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाला अगर एक भी एमएलए नहीं है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उस केस में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो 1/6 तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और एक इंडिविजुअल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का किस में अपॉइंट नॉमिनेट हो सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। इसके अलावा अगर देखो, जब कभी भी कोई इलेक्शन को लेकर के कोई मुद्दा आ गया, जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के सवाल आ गया कि कोई मेंबर ने गड़बड़ी की है और इसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में गवर्नर कंसल्ट करके और फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन को फाइनलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं, चाहे एमएलए के हो चाहे एमएलसीज के हो, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों के मेंबर्स के इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और अगर कोई गड़बड़ करता हुआ पाया गया, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने अपना जो नॉमिनेशन जब भरा था, जो भी डिक्लेरेशन देना था, उस कैंडिडेट ने झूठ बोला और बाद में पता पड़ता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन को फाइनलाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गवर्नर कंसल्ट करेंगे और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखें। फिर बात आ जाती है कानून बनने का जो प्रोसेस है। आर्टिकल 200 बिल्कुल क्लियर बोलता है कि जब तक कानून, कोई भी बिल है, उस पर गवर्नर के साइन नहीं हो जाते, तब तक वो बिल एक एक्ट नहीं बन सकता, एक कानून नहीं बन सकता। अब राजस्थान की बात करें तो हमारे क्या है? केवल यूनिकैमरल सिस्टम है, मतलब केवल एक हाउस है, केवल विधानसभा है। तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर स्टेट लेजिस्लेचर की हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्लस गवर्नर, सिर्फ ये दोनों मिलकर के ही कानून बना देंगे, एक बिल एक्ट में परिवर्तित कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अब देखो, अगर कोई बिल पास हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो गवर्नर उसको एसेंट दे सकते हैं, पहली बात तो, या फिर अपनी एसेंट मतलब अपनी तरफ से अप्रूवल नहीं दे सकते, उस एसेंट को रोक सकते हैं, या फिर उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि वो बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होता है ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो मनी बिल के लिए गवर्नर से पहले अप्रूवल ले लेते हैं जो भी मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर बिल को लेकर के आते हैं। तो मनी बिल के ऊपर तो कोई स्कोप बनता नहीं है, क्योंकि प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है गवर्नर की। ओके, बट नॉर्मल अगर बिल है तो रिटर्न कर सकता है गवर्नर कि भाई रिकंसिडर करो। लेजिस्लेचर को ये कह सकता है कि एक बार फिर से बिल को आप देखो, कुछ गड़बड़ियां हैं इनमें। पर आप देखोगे अगर वो बिल फिर से पास हो गया, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर ने सेकंड टाइम पास कर दिया, अब गवर्नर के ऊपर बाउंडेशन है कि अब तो उनको एसेंट देनी ही पड़ेगी, अब उनके पास में दूसरा कोई चारा है नहीं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है गवर्नर के पास में, कि वो बिल को रिजर्व रख ले कि भाई मुझे इस बिल के ऊपर एक बार प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नेशनल मुद्दा है,
ये चीज़ आप ध्यान रखना। और रिजर्वेशन की जब बात आए ना कोई भी बिल को, तो जब हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात आ गई ना, मतलब राजस्थान के हाई कोर्ट में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है स्टेट लेजिस्लेचर, तो उस बिल को तो गवर्नर को रिजर्व रखना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के एसेंट से, क्योंकि हमारे इंटीग्रल जुडिशरी की बात की गई है। हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो अगर वहां पर कोई चेंजेस लाए जा रहे हैं तो गवर्नर के ऑब्लिगेटरी है ये चीज़ कि वो ज़रूर एक बार प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे। आप ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके अलावा जब कभी मान लो स्टेट लेजिस्लेचर का हाउस में सेशन नहीं चल रहा है, जैसे कोविड-19 के टाइम पे नहीं चल रहा था, और एक कोई ज़रूरत इस तरीके की आ गई कि बहुत जल्दी कानून बनना चाहिए, तो गवर्नर के हाथों में एक पावर होती है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर देंगे, और उसके लिए ऑर्डिनेंस के लिए कौन एड एंड एडवाइस करेगा? चीफ मिनिस्टर लेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब चीफ मिनिस्टर चाहेंगे तो फिर गवर्नर वो प्रोमलगेट कर देंगे ऑर्डिनेंस को, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। और ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 213। ओके, ये ध्यान रखना एक एक चीज़ें। इसके अलावा आप देखोगे स्टेट फाइनेंस कमीशन या आरपीएससी जो है, या फिर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिन्होंने ऑडिट किया है राजस्थान के अकाउंट्स को, उनकी जो रिपोर्ट जब गवर्नर के पास आ जाती है तो गवर्नर उन रिपोर्ट्स को हाउस में रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि भाई इन रिपोर्ट्स को स्क्रूटनाइज करो, कहाँ पर लापरवाही हुई है, कहाँ पर गड़बड़ हुई है, जिससे कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें आप बात करोगे सरकार की, तो सरकार पे लगाम लगाई जा सके, सरकार की टांग खींची जा सके, सरकार के सवाल पूछे जा सके, भाई ये पैसा कहाँ खर्च किया आपने, कहाँ गड़बड़ियाँ की हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पावर्स को। नेक्स्ट पावर्स है फिनेंशियल पावर्स। जब भी कोई एनुअल फाइनेंशियल इशू आएगा, जिसको हम बजट बोलते हैं, जो आने वाला है अभी 10 फरवरी को, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेट बजट को लेजिस्लेचर में लाने के लिए गवर्नर ही कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? गवर्नर की पहले असेंट ली जाती है, उनकी रजामंदी ली जाती है कि भाई हम ये बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। और पूछेगा कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी तरफ से आएगी ही, चीफ मिनिस्टर उसके लीडर होते हैं ही। तो ऐसे करके फिर बजट आता है। तो बजट को लाने के लिए कौन बोलता है? गवर्नर। ये इनकी फाइनेंशियल पावर के अंडर में आता है। और ये चीज मैंने आपको बता ही दी कि जब भी कभी मनी बिल लाया जाएगा, मनी बिल का मतलब हो गया जहां पर सरकार के पास में कुछ रेवेन्यू आ रही है या फिर कुछ खर्चा जा रहा है, कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखना। तो उसमें से पैसा अगर निकालना है, पैसा डालना है, तो गवर्नर की असेंट प्रायर लेने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जब भी कोई ग्रांट की बात आए, उस कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ पैसा निकालने की बात आए, कुछ भी पैसा ग्रांट के तौर पे देने की बात आए, तो वहाँ पर गवर्नर की रिकमेंडेशन बहुत ही मैंडेटरी है। विदाउट गवर्नर्स रिकमेंडेशन नो ग्रांट कैन बी मेड। ठीक है। इसके अलावा कंटिजेंसी फंड जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, उस फंड से अगर मान लो कहीं कोई डिजास्टर आ गई, जैसे फ्लड्स आ गया, कहीं ड्रॉट आ गई, कहीं पे कोई आग लग गई और अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उस केस में क्या होता है? गवर्नर जो है वो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को देखते हुए एसेंट दे देते हैं और फिर बाद में वो पैसा निकाल लिया जाता है कंटिजेंसी फंड से। कंटिजेंसी आप जानते हो, आपदा के लिए जो फंड बनाया हुआ है। इसके अलावा आप देखोगे हर 5 साल में गवर्नर जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टैब्लिश करेंगे, जो कि पंचायती राज सिस्टम के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए फंड अरेंजमेंट करेगा। ये ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? हर 5 साल में गवर्नर। ऐसे ही सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है। और ये चीज़ आपको पता होगी ही कि जो पंचायतों का और म्युनिसिपैलिटीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मिला वो हमारे कब मिला? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे। ठीक है, अब चलते हैं जुडिशियल पावर्स पे। जुडिशियल पावर्स की अगर बात करें तो इनका मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 161 में। ये गवर्नर जो है वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। मतलब अगर किसी भी ऑफेंडर को कुछ पनिशमेंट मिली है तो उस पनिशमेंट में रिलैक्सेशन दे सकते हैं, माफ कर सकते हैं, वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को। अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट मिली है, किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, किसी को कोई भी सज़ा मिली है, तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है, उसको माफ़ भी किया जा सकता है, या फिर आप कह
कह सकते हो उसको स्विच भी किया जा सकता है कि मान लो एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पनिशमेंट दे दिया डेथ सेंटेंस का, तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो देना पड़ेगा ना। तो ऐसे केस टू केस देखा जाता है, ऐसा नहीं कि बस गवर्नर के हाथ में सब कुछ है। और बेसिकली गवर्नर करेंगे कभी ये काम, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर इनको एड एंड एडवाइस देगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। बस नाम गवर्नर का है, तो ये जुडिशियल पावर जो है वो गवर्नर के बारे में अभी हम देख रहे हैं। अगर किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर लिया, हाँ वो उसके खिलाफ है, वो जो दोष थे वो साबित हो गए, और आप देखोगे कहाँ पर होगा ये प्रोविजन, सिर्फ स्टेट लॉ में, ये ध्यान रखना। सेंट्रल लॉ का अगर मुद्दा है तो वो फिर बाद में प्रेसिडेंट देखने वाले हैं, गवर्नर के हाथ में नहीं होगा ये। इसके अलावा जब भी जजेस की अपॉइंटमेंट होती है स्टेट हाई कोर्ट्स में, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट उस टाइम पे गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाता है हाई कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट के बेसिस पे आप बात करो तो ये भी एक जुडिशियल पावर होगी। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करना है, जैसे सिविल जज हो गए, सेशन जज हो गए, अगर इनकी बात करें तो इनकी पोस्टिंग करनी हो या फिर प्रमोशन करना हो, तो फिर बाद में गवर्नर से स्टेट हाई कोर्ट, मतलब गवर्नर जो है वो स्टेट हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में इन डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कर लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी जुडिशियल सर्विसेज हैं, छोड़ के किसको, डिस्ट्रिक्ट जजेस या फिर हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ दो, बाकी जुडिशियल सर्विसेज में अगर किसी पर्सन को अपॉइंट करना है तो वहां पर गवर्नर किस किस से कंसल्ट करेंगे, एक तो कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट से, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट से, और फिर आरपीएससी से, स्टेट पीएससी से कंसल्ट करेंगे, तब जाके अपॉइंटमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो आरजेएस होते हैं ना, उनकी एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगी आरपीएससी करवा देगी, और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट के साथ में कंसल्ट हो जाएगा, और कंसल्टेशन के बाद में फिर बाद में अपॉइंटमेंट उनका किस पे हो जाता है, जुडिशियल सर्विसेज पे। ओके, चलते हैं आगे। फिर फाइनल इंपॉर्टेंट पावर्स की बात करें गवर्नर की, तो वो आ जाती है डिस्क्रिशनरी पावर, और उनको मेंशन किया हुआ आर्टिकल 163 में। डिस्क्रिशनरी का मतलब अपने मन से कुछ करे। अब आप देखो, इतनी देर तो हमने एड एंड एडवाइस की बात की है, अब कुछ बातें कर लेते हैं कि गवर्नर वाकई में एक रबर स्टैंप नहीं है जो मन में आए उठाए, जहां पे सीएम उठा के और लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व करना होना, तो उस केस में केवल और केवल गवर्नर वहां पर पूरी पावर अपने हाथ में रखते हैं। जहां पर अगर कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, कहने का मतलब अगर किसी भी पार्टी के पास में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, अगर राजस्थान की बात करें तो अभी 200 सीटें हैं, 200 में से अगर किसी भी पार्टी के पास में 101 सीटें नहीं है, या फिर उन्होंने अपना अलायंस क्रिएट किया तो भी उनके पास में 101 सीटें नहीं बन पा रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो सरकार गिर जाएगी। तो अब गवर्नर के हाथ में आ गया पूरी पारी। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना चाहते हैं, या फिर से किसी दूसरी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं कि भाई कौन यहां पर अपनी मेजॉरिटी साबित कर देगा। तो ये हो गया क्या, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी इच्छा से जो काम कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 के बेसिस पे अगर गवर्नर को लगता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो उस केस में गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि आर्टिकल 356 के अंडर में आप स्टेट इमरजेंसी, या फिर उसको प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं, या उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये तीनों एक ही के नाम है, लगा दो, ये रिकमेंडेशन दे दी जाती है। इसके अलावा किसी बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व रखना है, तो वो भी गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछेंगे, अपने हिसाब से अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को सीएम बना सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई आप जो है अब अपनी मेजॉरिटी साबित करो। इसका लेटेस्ट केस आप देख लो ना, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ, देवेंद्र फडणवीस को, जो बीजेपी के लीडर हैं, एमएलए भी हैं, उनको वहाँ के गवर्नर जल्दी से, मतलब सुबह 5 बजे तो शपथ दिला दी कि भाई बन जाओ आप चीफ मिनिस्टर, बट पता पड़ा कि उनके पास में मेजॉरिटी नहीं थी। तो क्या होगी, उनकी सरकार गिर गई, और फिर उसके बाद में उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उन्होंने एनसीपी और फिर बाद में कांग्रेस के साथ में अलायंस किया, और आज वो बन के अब बैठे हैं सीएम। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि गवर्नर की क्या स्टेज रहती है। राजस्थान की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वो भी हमने कंसिडरेशन बार बार उठाया, समझ गए, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के गवर्नर्स की। देखो, सबसे पहले जब आप देखोगे शुरुआत में राजस्थान को
ग्रेड बी में रखा गया था, जो स्टेट की कैटेगरीज हुआ करती थी। उस ग्रेड बी में राज प्रमुख हुआ करते थे। तो हमारे फर्स्ट राज प्रमुख कौन थे? महाराजा मानसिंह सेकंड। फिर उसके बाद में गवर्नर बने हमारे फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह, और अभी करंटली कौन चल रहे हैं? कलराज मिश्र। सितंबर 2019 से अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की हम पर्टिकुलरली बात करें, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लें, तो गवर्नर जो हैं ग्रुप बी स्टेज का मैंने बता ही दिया। तो राज प्रमुख 1 नवंबर 1956 से ये राज प्रमुख की पोस्ट हटके क्या बन गई थी? गवर्नर, जो कि आज कलराज मिश्र हैं। और ट्रेडिशनली हम देखें तो समर टाइम पे राजभवन, या फिर आप कह सकते हो जो कोर्ट है ना, राज दरबार जिसको हम कहते हैं, वो कोर्ट ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? माउंट आबू में। ठीक है, वहाँ पर एनुअल, इसको बोलते हैं एनुअल कोर्ट ट्रांसफर। ओके, तो इस तरीके से हमने पूरी डिटेल में जानने की कोशिश की है गवर्नर के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ भी एडिशनल देखने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ ये कि गवर्नर की बड़ी सारी लिस्ट है, गूगल करके देख लो कि कौन कौन से गवर्नर हुए हैं। बाकी फर्स्ट गवर्नर और अभी करंट गवर्नर का हमने देखा। बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप देखना चाहो तो आराम से गूगल कर सकते हो। बाकी मैंने चीज़ें अच्छे से अच्छे कलेक्ट करने की, बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारे इस वीडियो में इतना ही कंटेंट था। सेकंड वीडियो आपको जल्दी मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप फॉलो करते रहिए गार्गी क्लासेस को, प्रमोट करते रहिए। नोट्स की रिक्वायरमेंट हो आप जरूर लीजिए नोट्स। थैंक यू।